देखिए, अब तक हम जिस दुनिया में रहते आए हैं उसका एक सीधा साधा नियम था। सामान और पैसा बिना किसी रोक टोक के एक देश से दूसरे देश जाते थे। इसी को हम वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। लेकिन अब वो सिस्टम खत्म हो रहा है। और ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है उस ग्लोबलाइजेशन के दौर का अंत जिसने हमारी पूरी हाल की हिस्ट्री को शक्ल दी है। तो चलिए इस बदलाव की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि हो क्या रहा है। देखिए, इस अंत को समझने के लिए हमें पहले थोड़ा पीछे जाना होगा। उस सिस्टम को समझना होगा जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनाया गया था। आइडिया आप कह सकते हैं बहुत सिंपल था। सारे देशों को व्यापार और पैसे के धागे से ऐसे बांध दो कि वो एक दूसरे पर निर्भर हो जाएं। फिर लड़ाई की जगह ही नहीं बचेगी। सब मिलकर विकास करेंगे और स्थिरता बनी रहेगी। अब इस सिस्टम को चलाने के लिए दुनिया के बड़े बड़े हिस्सों को एक खास रोल दिया गया। चीन बना दुनिया की फैक्ट्री, मतलब इतना सस्ता सामान बनाता था कि कोई उसके सामने टिक ही नहीं सकता था। जापान बना लेंडर, जो कम ब्याज पर पैसा देकर सिस्टम में लिक्विडिटी बनाए रखता था। यूरोप ने उपभोक्ता बनने पर फोकस किया और अमेरिका बना इस पूरे सिस्टम का एनफोर्सर, मतलब अपनी मिलिट्री पावर से सुरक्षा की गारंटी दी और अपने डॉलर को दुनिया की रिजर्व करेंसी बनाया। और इसी स्ट्रक्चर से निकला रूल बेस्ड ऑर्डर। फंडा सीधा था, अगर आप नियम मानेंगे तो आपको ग्लोबल मार्केट, इन्वेस्टमेंट और सुरक्षा सब मिलेगा, और अगर नियम तोड़े तो आपको अलग थलग कर दिया जाएगा, आप पर प्रतिबंध लगेंगे। और सच कहूं तो दशकों तक ये सिस्टम कमाल का चला। लेकिन जैसा कि होता है, इस कामयाब दिखने वाले सिस्टम की एक छुपी हुई कीमत थी। एक ऐसी कीमत जिसने आखिरकार इसके टूटने की नींव रखी। जहां एक तरफ इन्वेस्टर्स और बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए ये एक सुनहरा दौर था, उनके स्टॉक्स आसमान छू रहे थे, पैसा पानी की तरह बह रहा था, वहीं अमेरिका के आम कर्मचारी के लिए कहानी बिल्कुल उल्टी थी। फैक्ट्रियां चीन और दूसरे देशों में चली गईं, नौकरियां खत्म होने लगीं और पूरे के पूरे समुदाय बिखर गए। ये एक तरह का पैराडॉक्स था। अमेरिका ने सामान बनाना छोड़कर फाइनेंस पर फोकस किया। इससे वो कागज पर तो बहुत अमीर दिखता था, लेकिन असलियत में अपनी रोजमर्रा की जरूरी चीजों के लिए भी वो दूसरे देशों पर निर्भर हो गया था, मतलब अंदर से कमजोर हो रहा था। और फिर धीरे धीरे देशों ने इस सिस्टम पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। वो अमेरिकी डॉलर को बाईपास करके सीधे व्यापार करने लगे, अपने खुद के मार्केट बनाने लगे, और अब तो वो पुराने नियमों को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। बात यहां तक पहुंच गई कि ग्लोबलाइजेशन के सबसे बड़े पैरोकार भी अब मान रहे हैं कि ये सिस्टम अपने ही लोगों के लिए फेल हो गया है और अब ये और नहीं चल सकता। तो सबसे बड़ा सवाल, अगर पुराना सिस्टम जा रहा है तो उसकी जगह क्या लेगा? चलिए अब उन नए खिलाड़ियों को समझते हैं जो इस खेल को कंट्रोल करने की फिराक में हैं। इस सवाल का जवाब हमें उन 5 बड़े पावर ग्रुप्स में मिलता है जो अब दुनिया का भविष्य तय करने की होड़ में लगे हुए हैं। पहला खिलाड़ी है ग्लोबल फाइनेंस। इसे आप ऐसा पैसा समझिए जिसकी कोई सरहद नहीं, कोई देश नहीं। इसका सिर्फ एक ही मकसद है, बिना किसी रोक टोक के तेजी से घूमना। ये टोकनाइज्ड एसेट्स और डिजिटल करेंसी के जरिए सरकारों के कंट्रोल से बाहर निकलना चाहता है, भले ही किसी देश का कुछ भी हो जाए। दूसरा खिलाड़ी है पुराने गेटकीपर, यानी बैंक्स और सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस। इन्हें डर है कि इनकी सत्ता हाथ से निकल जाएगी, तो ये अपनी खुद की सेंट्रली कंट्रोल्ड डिजिटल करेंसी लेकर आ रहे हैं। ये एक तरह से नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपना पुराना कंट्रोल बनाए रखने की कोशिश है। तीसरे खिलाड़ी हैं संप्रभु राज्य, मतलब वो देश जो अब ग्रोथ से ज्यादा कंट्रोल को तवज्जो दे रहे हैं। वो अपनी फूड और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए इकोनॉमी का नुकसान उठाने को भी तैयार हैं, क्योंकि उनके लिए अब आत्मनिर्भरता और कंट्रोल ही सब कुछ है। चौथा खिलाड़ी है टेक्नोलॉजी। इसे किसी से कोई मतलब नहीं कि सत्ता में कौन है, इसकी ताकत डेटा और ऑटोमेशन से आती है। जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन टूटेगा, देशों के बीच भरोसा कम होगा, तब डिजिटल आईडी और एल्गोरिदम जैसे टूल और भी ज्यादा कीमती हो जाएंगे, क्योंकि ये भरोसे की जगह ले लेंगे। और पांचवें और आखिरी खिलाड़ी हैं एनफोर्सर्स, यानी मिलिट्री। इनका काम बहुत सीधा है। सिस्टम चाहे कोई भी बनाए, हमारा काम है उसे लागू करना और स्थिरता बनाए रखना। इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं होती, सिवाय ऑर्डर बनाए रखने के। तो इन सब खिलाड़ियों की खींचतान का नतीजा क्या होगा? आने वाले वक्त की शक्ल कैसी होगी? चलिए आगे बढ़कर देखते हैं। तो हम किसी टोटल केओस की तरफ नहीं, बल्कि एक बड़े रीऑर्गेनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं।
एक ऐसी दुनिया जहां ग्लोबल ट्रेड कम होगा और रीजनल ट्रेड ज़्यादा, जहां देश एक दूसरे पर कम निर्भर होंगे और अपनी अपनी सप्लाई चेन की नकल करेंगे। और इसका नतीजा, अलग अलग पावर ब्लॉक्स के बीच टकराव भी बढ़ेगा और उन ब्लॉक्स के अंदर कंट्रोल भी। और यहाँ एक बात गांठ बांधने वाली है, इसे अच्छे और बुरे की लड़ाई समझने की गलती मत कीजिएगा। ये सीधी सीधी पावर वर्सेस पावर की लड़ाई है। हर कोई अपना दबदबा चाहता है, बस। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि आज जो हम न्यूज़ में लड़ाइयाँ और तनाव देखते हैं ना, वो सब बस एक ड्रामा है, एक दिखावा। असली सौदेबाजी तो पर्दे के पीछे पहली हो चुकी है। ये सब सिर्फ इस नई वर्ल्ड ऑर्डर में अपने अपनी पोजीशनिंग को मजबूत करने का खेल है। तो सवाल ये नहीं होना चाहिए कि आगे क्या होगा। असली सवाल ये है कि ये जो नए सिस्टम बन रहे हैं, ये हमें किस तरह की दुनिया के लिए तैयार कर रहे हैं। क्योंकि एक बार जब कोई इन पैटर्न्स को समझ लेता है, तो भविष्य उतना भी अप्रत्याशित नहीं लगता जितना हमें बताया जाता है।